अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह साहब। मोड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं मोड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम कितनी तरह से कितने डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी हम किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक क्वेश्चनर लिया या आपने कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया और अब आपने जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है आपका जिसके ऊपर आपने टेस्ट एडमिनिस्टर करना है, वो एडमिनिस्टर करने के कौन से तरीके होते हैं। जैसे कि आप आगाह होंगे इस चीज़ से कि सम टाइम लफ्ज़ यूज़ किया जाता है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़। सेल्फ रिपोर्ट के जो पर्सन है, जैसे आपने मेरे ऊपर कोई टेस्ट लगाना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मुझे डिप्रेशन है और आप साइकोथेरेपिस्ट हैं और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि मुझे कितना डिप्रेशन है, तो आप मुझे अगर क्वेश्चनर पकड़ा देते हैं, मसलन बीडीआई पकड़ा देते हैं और मैं उसको पढ़ के इनसर्कल करती जा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं ये सेल्फ रिपोर्ट यानी खुद से अपने जवाब खुद से लिख रही हूँ, खुद दे रही हूँ जवाब, तो ये सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ कहलाता है। जो इंटरव्यू फॉर्मेट है वो ये है कि आप सवाल बोलकर पूछते जाएंगे, क्या आप उदासी महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभार, बहुत कम, इस तरह आप सारी ऑप्शंस बोल रहे हैं और मैं आपको जवाब दे रही हूँ। तो ये आपकी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल कहलाएगा। स्ट्रक्चर्ड इसलिए कि आपके पास सवाल मौजूद है ऑलरेडी और आप मुझसे सिर्फ पूछते जा रहे हैं और मैं आपको आंसर कर रही हूँ। इस तरह से मोड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन के किसी टेस्ट को लगाने के कितने डिफरेंट तरीके हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये जो चीज़ है डिवीजन की, ये हम कंसिडर करते हैं ब्रॉड वे में, जो सबसे पीछे बैक कैटेगरी है, एज इंडिविजुअल टेस्ट एंड एज ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला या इनफरादी तौर पर, और ग्रुप एक से ज़्यादा लोगों पर साइमल्टेनियसली कंडक्ट करना। अब आप मुझे जिस तरह बताएंगे, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप सारे स्टूडेंट्स लाइन बनाकर बैठ जाते हैं, आपको एक ही तरह का सवालनामा दे दिया जाता है, मसलन साइकोलॉजी का पेपर है, अब सब अपना अपना सवाल हल करते हैं और मार्किंग होती है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है ना, आप सब एक ही तरह का सवाल क्वेश्चनियर जो है आप जमा करा रहे होते हैं। इंडिविजुअल कब होगा, मसलन वाइवा होता है, जो सवाल एक से पूछे हैं वो एक बच्चा आकर बैठेगा और अपने वाइवा देकर जाएगा, फिर अगला बच्चा आएगा, फिर उससे सवाल पूछे जाएंगे और फिर वो उसके बाद जाएगा। अब भी अंदाज़ा हो रहा है ना कि मसलन आपको लगता है जिसकी पहले ही बारी आती है वो बेचारा पकड़ा जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं या भी पता नहीं होता कि एग्जामिनर किस तरह का है। तो जो बीच वाले हैं उस टाइम फटीक वगैरह होती है, ख़त्म भी करने होते हैं, तो वो बच जाते हैं, ऐसा होता है ना हमें। तो ये जो हमारा वाइवा है मसलन, वो इंडिविजुअल सतह पर हो रहा होता है, 1 बाय 1। ग्रुप इकट्ठा ही साइमल्टेनियसली एक ही दफ़ा हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ही चेक कर लेते हैं। तो ये जो मोड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल या ग्रुप टेस्ट, ये डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कि हम किस किस्म का टेस्ट लगा रहे हैं। अगर कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है ना, इन डेप्थ एनालिसिस है, जिसमें हमने डिटेल से किसी चीज़ के बारे में जानना है और ये चेक करना है कि अकेले अकेले एक चीज़ की महारत कितनी कुछ हासिल हुई है, इसको कितना आता है, तो फिर ज़रूरी है कि हम एक एक करके अच्छी तरह से एग्जामिन करें। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ओवरऑल एग्रीगेट हमने फाइंड आउट करना है, तो उसमें ग्रुप टेस्ट भी सफिशेंट हो सकते हैं। स्पेशली ग्रुप टेस्ट भी अगेन इंटरव्यू फॉर्मेट में लिए जाते हैं या फिर सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ की फॉर्म में लिए जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा ब्रीड करती हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन दोनों बातों का क्या मतलब है। इंडिविजुअल इनफरादी सतह पर और ग्रुप एक से ज़्यादा लोगों पर साइमल्टेनियसली कंडक्ट करना। रीड करती हूँ मैं इसमें से, ये बुक वही है फरहंदा शहनाज की, पार्ट 2 की ग्रीन वाली जो बुक है, बीएस के लिए ये यूज़ होती है, साइकोलॉजी भी और बहुत सारे बाकी जितने डोमेन्स हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। तो ये आपकी कोर्स कंटेंट के मुताबिक है, ये बातें काफ़ी रिपीटेडली मुख्तलिफ डिसिप्लिन में हमारे सामने आती हैं। तो आपकी अच्छा लिखा हुआ क्या है, टेस्ट वेरी इन द वे दे आर एडमिनिस्टर्ड। दरअसल ग्रुप टेस्ट या इंडिविजुअल टेस्ट कोई उसकी बाकी और किसी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड नहीं है, ये बस सिर्फ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि किस तरह से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इफ़ सिंगल टेस्ट इंडिविजुअल इज टेस्टेड बाय एन एग्जामिनर इट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल टेस्ट। अगर एक ही बंदे को हम चेक कर रहे हैं एक टाइम के ऊपर, तो वो इंडिविजुअल टेस्ट कहलाता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर हम साइमल्टेनियसली टेस्ट कर रहे हैं तो वो ग्रुप टेस्ट कहलाता है। ठीक है, अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उसके लिए ये सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन इन दोनों की सफिशिएंट है, बिल्कुल एक एक लाइन की। अर्लियर टेस्ट वर इंडिविजुअल टेस्ट। शुरू में जब साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने बनाए हैं ना, तो हमने इंडिविजुअल टेस्ट ही शुरू किए थे, क्योंकि ये भी था कि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि आपने किसी को स्टडी करना है, किसी को जानना है, तो इंडिविजुअल टेस्ट काम आएंगे। जो सबसे इनिशियल टेस्ट है ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की तो आपको पता चलेगा कि एल्फर्ड जो साइमन बीने है ना, साइमन बीने टेस्ट, ये दो लोगों का नाम है, उससे ये बने हैं। तो बेसिकली जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे ना, ये सबसे पहले डिवाइस हुए थे। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग स्टार्ट्स एट इंटेलिजेंस टेस्टिंग।
सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बने थे और उसमें सबसे पहला काम एल्फ्रेड बीने का आया था। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी डिटेल से तो हम जब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ेंगे तो तब हम ये पढ़ सकते हैं। तो दरअसल ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ज़रूरत थी कि कोई ना तरीका ऐसा बनाया जाए कि लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल पर मेजर किया जा सके कि ये बिल्कुल ही कम अकल तो नहीं है और इसको फ़ौज में भर्ती किया जा सकता है या नहीं। तो ये आर्मी स्क्रीनिंग के लिए लोग चाहिए थे और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, यहाँ तक कि कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो एल्फ्रेड बीने ने फर्स्ट टाइम ना एक हायरार्की बनाई थी, लेवल्स बनाए थे इंटेलिजेंस के, और ऑलमोस्ट ये जो IQ अभी हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस कोटेंट, ये साइमन बीने ने ही फर्स्ट टाइम कॉइन किया था। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट थे वो सबके सब इंडिविजुअल टेस्ट हुआ करते थे। लेकिन मसला क्या हुआ कि चूंकि आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए वो बनाए गए थे और एक एक दिन में तो मसलन एक पूरे गांव को स्क्रीन किया जाता था और जबरी पता है भर्तियाँ भी की जाती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो जंग लगी हुई थी और बहुत तेज़ी से ज़रूरत थी कि तेज़ काम किया जाए। तो शुरू में तो इंडिविजुअल टेस्ट थे, फिर उन्हें समझ आई कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कि बहुत टाइम लग रहा है कि एक पर्सन को चेक करने में। तो उन्होंने ही ये फिर काम शुरू किया कि ग्रुप टेस्ट कैसे बनाए जाएँ। ग्रुप टेस्ट वर बैडली नीडेड। Development in group testing became rapid when United States entered World War in 1917. वर्ल्ड वार जो थी जब स्टार्ट हुई, ये अब ऑलमोस्ट ना सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम है। सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम है यहाँ से 1914 से 18 का, तो ये वो टाइम पीरियड है। उस टाइम पे अब पहले साइमन बीने जो था उसने तो इंडिविजुअल टेस्ट बनाए थे। अब क्या हुआ कि जो रॉबर्ट यर्कीज है वो भी हार्वर्ड का प्रोफेसर था, उसको ये टास्क दिया गया कि ये तेज़ी से अगर हमने काम करना है तो हमें तेज़ करने साइकोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत है जो बेसिक इंटेलिजेंस मेजर करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाते थे ये। इसने US गवर्नमेंट को ये बताया कि आर्मी जो रिक्रूटमेंट्स हैं शुड बी गिवन इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड असाइनमेंट। उसने ये पहली दफ़ा रॉबर्ट यर्कीज ने ये ग्रुप टेस्ट जो थे वो बनाए। अगर कोई ये याद रखना चाहता है, इंडिविजुअल टेस्ट वर फर्स्ट डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड बीने, ग्रुप टेस्ट वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट यर्कीज। ठीक है, ये दो बातें हो गई। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, सेकंड पैराग्राफ में आपने इनकी फर्स्ट ओरिजिनेशन पढ़ ली है। आगे चलते हैं। यर्कीज वॉज कमीशनड इनटू आर्मी एज कर्नल था वो आर्मी में। कमेटी बनाई उसने जिन्होंने ग्रुप टेस्ट बनाए। कमेटी वॉज चेयर्ड बाय यर्कीज, गॉडर्स एंड टर्मन हु वर आल्सो मेंबर। ये भी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बड़े रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं और उसकी ग्रुप में शामिल भी थे जो टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे थे, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग पे। देन न्यू ग्रुप टेस्ट फॉर द असेसमेंट ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट्स वर डेवलप। नेम इन्होंने जो नाम दिए थे यर्कीज के टेस्टों का नाम क्या है, जैसे अब याद रखना है एल्फ्रेड बीने के टेस्ट तो वही इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, एल्फ्रेड बीने टेस्ट है जो आप साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में इंटेलिजेंस टेस्टिंग की वेव में पढ़ेंगे। यर्कीज के टेस्टों का नाम था आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा टेस्ट। ये दो टेस्ट उसने बनाए थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। अल्फा हमेशा ना बड़ा बेसिक होता है, सबसे बेसिक, और बीटा उसके बाद सेकंड जो ग्रुप था जिसमें थोड़े से ना ऐसे लोगों को अप टू दी टास्क, जो आर्मी में डिफरेंट टास्क है ना उसके मुताबिक कैटेगराइजेशन भी हो गई ना, क्लासिफिकेशन भी हो गई, यानी स्क्रीनिंग भी हो गई और क्लासिफिकेशन भी कर ली उन्होंने। The format and content of these tests inspire developments in group and individual testing for decades to come। और जो इसमें काम हुआ था वो आगे आने वाले जितने साल हैं अभी तक भी जो काम हो रहा है ये इनसे बहुत इंस्पायर्ड है। जैसे कि बेसिकली इनका काम भी साइमन बीने से मुतासर था। तो जो एल्फ्रेड बीने टेस्ट है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये अभी तक इस्तेमाल होते हैं, इतने ज़्यादा ये सोफिस्टिकेटेड है। अच्छा, आर्मी अल्फा जो टेस्ट था अनपब्लिश्ड वर्क ऑफ ओटिस एंड कंसिस्टेड ऑफ 8 वर्बल टेस्ट। अच्छा, ये जो पहले टेस्ट थे इनके अंदर 8 डोमेन्स मेजर की जाती थी। फॉलोइंग ओरल डायरेक्शन, किसी को ज़बानी बताया जाए, मसलन ऊपर वाले छत पे जाओ, छत पर दाएं साइड पर बाएं रखना होगा, रखने की लेफ़्ट साइड खोलो, इस तरह डायरेक्शंस गिवन होंगी ना। जैसे कि आपको डायरेक्शन दी जाए, कहा जाए वहाँ से फ़लानी चीज़ निकाल कर लाओ, तो ये डायरेक्शन बेस्ड होगा। ज़बानी, कोई ज़बानी इसको इंस्ट्रक्शन दी जाए तो कितनी फॉलो करता है। ये याद रखना है ये आर्मी स्क्रीनिंग और रिक्रूटमेंट के टेस्ट थे, तो उसमें कितनी ये चीज़ ज़रूरत है। अरिथमेटिक रीजनिंग, तुम्हारे हाथ में कितने पैसे हैं, 2 रुपये मुझे वापस करोगे तो पीछे कितने बचेंगे, बड़े बेसिक सवाल थे दरअसल। प्रैक्टिकल जजमेंट जिस तरह से कि कोई इंस्ट्रक्शन देनी और देखना कि ये रीजनिंग कितनी इस्तेमाल करता है, अक्ल कितनी है, इसको प्रैक्टिकली जज कितना करता है कि इससे ऐसे होगा तो ये बच जाएगा या नहीं बचेगा, ये चीज़ किस तरह से होगी, इस तरह से रिलेटेड थे। ऑपोजिट्स क्या हैं, दिन रात सुबह शाम, इस किस्म की। ठीक है, ये भी एक तरह से बेसिक रीजनिंग पता चलती है कि एक बंदे में बेसिक अकल कितनी है। बहुत ही बेसिक थे ये, जिस तरह मैं बता रही हूँ ना,
अल्फ़ा टेस्ट जो बेसिक रीजनिंग को डिटेक्ट करते थे कि बंदा इस काबिल है कि इसको फौज में भर्ती कर लिया जाए या नहीं, ठीक है, ये वाले सारे टेस्ट। डिसअरेंज सेंटेंसेज, एक सेंटेंस है उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, उसको सीधा करना है, तो डिकोडिंग यानी एक लफ्ज़ अगर उल्टे सीधे करके दिए हुए तो ये कर सकता है उस चीज़ को या नहीं कर सकता। नंबर सीरियल कंप्लीशन, कोई वर्ड्स हैं, सीक्वेंस गिवन है और उसमें नंबर्स उसको रीअरेंज करने हैं, यानी ये दोनों एक तरह से किसी हद तक एक डी कोडिंग से रिलेटेड थे कि कोड्स को समझ सकता है या नहीं। एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़, जैसे कि हाउ फ्लावर एंड जो कांटा एज इफ कांटा इज़ टू फ्लावर, फूल का कांटे से क्या ताल्लुक है, कुर्सी और मेज़ का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये एनोलॉजीज़ हैं कि दोनों इकट्ठे इकट्ठे आते हैं, यानी वो क्या आंसर करता है। इन्फॉर्मेशन ओवरऑल ना, जो भी जिस एरिया के वो रिहायशी हैं उसके मुताबिक ही उनको अपने जो इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती हैं, रिचुअल्स हो सकती हैं, चीज़ों के नाम हो सकते हैं, शहरों के नाम हो सकते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस हो सकता है, इस तरह के सवाल शामिल थे। तो ये 8 चीज़ें थी जो कि आर्मी अल्फ़ा टेस्ट में मेजर की गई। आर्मी बीटा जो है वो नॉन वर्बल था, ये देखा, वर्बल नॉन वर्बल भी जहन में रखना है। अब ये जो सिर्फ इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट है ना, इसमें काफ़ी सोफिस्टिकेशन नज़र आ रही है हमें। ये टेस्ट जो इंडिविजुअल किए जा सकते हैं, आर्मी अल्फा जो साइमन बीने टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट रॉबर्ट जर्की के अल्फ़ा और बीटा टेस्ट, ठीक है, ये ग्रुप टेस्ट हैं। उसके अंदर भी ये जो थे ये वर्बल टेस्ट थे, ज़बानी कलामी, लिखना कुछ नहीं था इस सब के अंदर, इन 8 के अंदर लिखने वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन जो आर्मी बीटा टेस्ट है ये नॉन वर्बल था, इसमें लिखने पढ़ने की ज़रूरत थी, कॉपी पेंसिल बेस्ड होंगे। डिज़ाइन फॉर यूज़ विद इलिटरेट्स एंड रिक्रूट्स हुज फर्स्ट लैंग्वेज वाज नॉट इंग्लिश, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस, इसमें क्या चीज़ें होंगी, अब नहीं लिख पढ़ सकते हैं। विजुअल देखना, परसेप्चुअल देख के अंदाज़ा लगाना, चीज़ कितनी दूर है आपसे, कितनी करीब है, पैटर्न गिवन होगा, पूछा जाएगा कि ये इसके अंदर ना ये दोनों में फ़र्क, इस तरह फ़र्क तलाश करें, रास्ता ढूंढें, ये होते हैं ना अक्सर बच्चों की गेम्स भी होती हैं, वो सारे ये विजुअल परसेप्शन के टेस्ट हुआ करती हैं। तो दरअसल उसमें कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ हो रही होती, लेकिन मोटर स्किल्स और विजुअल और परसेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो समझी जा रही होती हैं। थ्रो मेजेस यानी वो जो पजल्स हैं, इस तरह की चीज़ें, करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिपिक्टिंग 3 डायमेंशनल ड्राइंग, को किसकी दाएं साइड पे कौन से ब्लॉकों का मुंह है, इस तरह ना पिक्चर्स गिवन होंगी। जो स्टिमुलस है वो पिक्चर बेस्ड होगा या स्टिमुलस बेस्ड होगा, तो वो आर्मी बीटा टेस्ट थे। आगे इनके आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर सिंगल एग्जामिनर, एक बंदा है, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि जिस तरह इंटरव्यू लिया जाता है या वाइवा लिया जाता है, तो एक एग्जामिनर बैठा हुआ है और एक एग्जामिनी बैठा हुआ है। तो ये सबसे पहली बात है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली हैं, और इसके अलावा जिस तरह लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग और इंटरप्रिटेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है। एग्जामिनर रिकॉर्ड्स दी रिस्पॉन्सेज ऑफ सब्जेक्ट इन मोस्ट इंडिविजुअल टेस्ट, द एग्जामिनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एलिसिटिंग अ मैक्सिमम परफॉर्मेंस, इफ एनी प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एग्जिस्ट, द एग्जामिनर टेक्स एक्शन टू हैंडल दैट प्रॉब्लम। क्योंकि ये इंडिविजुअल टेस्ट हैं तो इसके जो इसके फ़वाइद हैं वो ये हैं कि बेशक ये टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई सवाल प्रोब करने वाला है, पूछने वाला है, तो वो उसको मुख्तलिफ तरीके से चेक कर सकता है। जैसे पता है एग्जामिनर जब हम वाइवा दे रहे होते हैं, हमें एक सवाल नहीं आता, हम कहते हैं चैप्टर में से कोई और सवाल पूछ लें, मुझे ये आता है, और वो कोई और सवाल पूछता है और आपको आ जाता है, तो उसको ये पता चलता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम थी, अदरवाइज ये स्टूडेंट बड़ा लाइक है। तो इस तरह से जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो आप दे सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट कैन प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, काफ़ी बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व हो रही है, एक पर्सन का ओवरऑल बिहेवियर भी देखने में नज़र आ रहा है, तो बहुत ही ब्रॉड इंफॉर्मेशन आती है ना, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। स्कोरिंग जो है वो बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि कोई भी मिसिंग आइटम नहीं होता उसमें, स्पेशली इन परफॉर्मेंस ऑन प्रोजेक्टिव टेस्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल। ये आगे हम पढ़ेंगे, जिस तरह जितने भी ये याद रखना है, प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव जो टेस्ट हैं, इनमें जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं ये सारे के सारे इंडिविजुअल टेस्ट हुआ करते हैं। यूजुअली सारे के सारे तो नहीं कह सकते हैं, रोशा इंडिविजुअल टेस्ट होता है, लेकिन टीएटी ग्रुप टेस्ट हो सकता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो कि अनकॉन्शियस को मेजर करते हैं, स्टिमुलस बेस्ड होते हैं, कोई पिक्चर होती है जिसकी देख के स्टोरी लिखनी है, इंक ब्लॉट्स हैं उनको देख के कोई आंसर्स देने हैं, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो उनमें भी बहुत स्किल चाहिए होती है अगर वो हम इंडिविजुअली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इंडिविजुअल टेस्ट फाइंड देयर ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन इन एन असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल
प्रॉब्लम्स, बहुत साइकोलॉजिकल जो एक इंडिविजुअल इश्यूज हैं किसी पर्सन के, जो हर एक के यूनिक होते हैं, वो हमें बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड होते हैं कि हर एक पर्सन का क्या प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल टेस्टिंग सिचुएशन अलाउज द एग्जामिनर टू ऑब्जर्व बिहेवियर इन स्टैंडर्ड कंडीशन। हम हर एक के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस बना सकते हैं, हम हर एक पर्सन को एक ही तरीके से, एक ही अच्छे तरीके से डिटेल से चेक कर सकते हैं, और हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है। यानी ये याद रखना, इंडिविजुअल टेस्ट का डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, एफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर इज़ रिक्वायर्ड, कि एग्जामिनर बहुत ही मतलब सही हो, समझदार हो, उसने सीखा हुआ हो, वो साइकोमेट्रिशियन हो, बड़ा डिटेल से चीज़ों को जानता हो, ठीक है। और इसके मेनली डिसएडवांटेजेस, जो इसके एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कि इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह मिलती है, बहुत डीप रूटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, सुपरफिशियल नहीं होते हैं, और हम बड़ी डिटेल से एक इंडिविजुअल को चेक कर पाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेस्ट के ऊपर। ग्रुप टेस्ट सब्जेक्ट्स आर टेस्टेड एट अ टाइम, एक ही दफ़ा पे साइमल्टेनियसली हम ज़्यादा लोगों को चेक कर लेते हैं। सो दे आर इकोनॉमिकल इन यूज़, देखा है एक ही टाइम पे जब हम यूज़ करते हैं, अब हमारे कॉस्ट और हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारी एक्सपर्टीज़ भी बच रही है। एक एक्सपर्ट एग्जामिनर है, वो सब लोगों को इकट्ठा ही टेस्ट कर रहा है। दे यूजली रिक्वायर लेस एक्सपेंस मटीरियल एंड यूजली रिक्वायर लेस एग्जामिनर स्किल एंड ट्रेनिंग देन डू इंडिविजुअल टेस्ट। तो उससे स्किल्स और ट्रेनिंग कम चाहिए होती है। इकट्ठा लाइन में बिठा के हम टेस्ट एडमिनिस्टर कर लेते हैं और बाद में हम स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। सब्जेक्ट्स रिकॉर्ड देयर रिस्पॉन्सेज बाय देयर ओन, यूजुअली जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं वो भी हर एक के अलग अलग हमारे पास आ जाते हैं। स्कोरिंग मेथड इज़ ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट की स्पेलिंग गलत लिखे हुए आपने सही कर लेने हैं, ये जी आता है इसके अंदर अगर बुक में से आप कर रहे हैं। ग्रुप टेस्ट आर यूज्ड इन स्कूल्स एट एवरी लेवल, ये वही है ना जैसे आपके जितने अचीवमेंट टेस्ट हैं ये ग्रुप टेस्ट हुआ करते हैं। ग्रुप टेस्ट रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन, जैसा कि ये ISSB में TAT दिया जाता है, वो पिक्चर बेस्ड नहीं होता, पिक्चर्स होती हैं और कहते हैं कहानी लिखो, तो वो इकट्ठा ही कर लिया जाता है कि सब वो एक पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कहानी लिखो, तो वो ग्रुप टेस्ट होता है और ये सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में यूज़ हो रहा होता है आर्मी के अंदर। ग्रुप टेस्ट आर यूज्ड टू असेस मेंटल, वोकेशनल एंड स्पेशल एबिलिटीज़। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू असेस लर्निंग इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन और सब्जेक्ट एरिया। बेसिकली जिस तरह मैं बता रही हूँ कि तमाम जो अचीवमेंट टेस्ट हैं ना, अचीवमेंट टेस्ट जो आप ये पेपर वगैरह देते हैं, एग्जाम सिचुएशंस हैं, ये सब के सब अचीवमेंट टेस्ट होते हैं और ये सब ग्रुप टेस्ट ही होते हैं ना, इकट्ठे बहुत सारे लोग ये MCAT इकट्ठा दे रहे होते हैं, इस तरह के टेस्ट दे रहे होते हैं। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड फॉर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और जॉब ड्यूटीज़, ये भी हम अलग से चेक कर लेते हैं। आगे इन्होंने कुछ नाम लिखे हुए, मैं थोड़ा सा दोबारा से इनकी एग्जांपल्स बता देती हूँ। इंडिविजुअल टेस्ट की एग्जांपल्स हैं हमारे पास बैचलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट और बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके अलावा रोशा टेस्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, ठीक है। ग्रुप टेस्ट में अगर हम इंटेलिजेंस की या उसकी वेव की स्क्रीनिंग की बात करें तो आर्मी अल्फा एंड बीटा टेस्ट, और उसके अलावा TAT भी है। TAT इज़ वन ऑफ दोज टेस्ट दैट कैन बी इंडिविजुअल टेस्टेड एंड कैन बी ग्रुप टेस्ट। अगर सवाल में कई दफ़ा पूछते हैं व्हाट नेम एनी टेस्ट दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन इंडिविजुअल सेटिंग एज वेल एज इन ग्रुप सेटिंग, तो आप आंसर कर सकते हैं TAT इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक that can be used in to be administered as individual as well as in group। TAT दोनों सूरतों में हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपने इनकी जो पहली मेन, जिस तरह मैंने बताया, मेन डेफिनेशन याद करनी है। थोड़ा सा इनकी आगे एक एक एग्जांपल है कि जो इंडिविजुअल टेस्ट है कहाँ से स्टार्ट हुए, ग्रुप टेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुए। इंडिविजुअल टेस्ट साइमन बीने से स्टार्ट हुए, रॉबर्ट यर्की से ग्रुप टेस्ट स्टार्ट हुए। इसमें अल्फ़ा के अंदर 8 हैं, ये बीटा के अंदर ये नॉन वर्बल टेस्ट हैं जो विजुअल, स्पेशल और मोटर स्किल्स चेक करते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इनकी एक एक एग्जांपल आपने याद रखनी है। नीचे कुछ एक दो नाम है और लिखे हुए ग्रुप टेस्ट के, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेमन नेल्सन टेस्ट, ये इनके दोनों रिसर्चर्स के नेम हैं। इट्स अ वेल स्टैंडर्डाइज्ड, हाईली यूज्ड एंड केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट फॉर ऑल ग्रेड लेवल्स। इट मेजर्स द मेंटल एबिलिटीज एंड प्रोड्यूसेस द सिंगल स्कोर विच रिफ्लेक्ट द जनरल इंटेलिजेंस। जिस तरह मैं बता रही हूँ ना कि यूजुअली इंटेलिजेंस टेस्टों की आपने एग्जांपल साथ शेयर कर देनी है, क्योंकि बहुत से इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो सम टाइम ग्रुप सेटिंग्स में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल टेस्ट सिचुएशंस में किए जाते हैं। तो ये ऐसा टेस्ट है मेंटल एबिलिटीज़ का जो ग्रुप सेटिंग्स में किया जा सकता है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। नॉर्म्स ऑफ 2 टाइप्स अवेलेबल, एज नॉर्म्स भी हैं, एज वाइज भी बच्चों की, और ग्रेड नॉर्म्स भी, यानी 7th ग्रेड 8th ग्रेड किस क्लास का बच्चा है,
तो वो भी पता चलता है कि ये है तो 7 साल का, लेकिन ये जो बच्चा है 7 साल का है, लेकिन 12 साल के बच्चे जितना इसका IQ है उन जितना ये वो जितने नॉर्मल बच्चे हैं उन जितना ये परफॉर्म करता है, तो ये एज नॉर्म कहलाएगा। और अगर कोई बच्चा 7th में पढ़ता है लेकिन वो 8वीं जमात का सिलेबस भी कवर कर सकता है, तो हम कहेंगे ये पढ़ता है तो 7th ग्रेड में, बट ही इज़ कैपेबल टू बी एट एन एवरेज 8th ग्रेड स्टूडेंट। इसके बाद आ रहा है कि रॉ स्कोर्स हैं, जो इसके रॉ स्कोर्स जो कि ओवरऑल एग्रीगेट आता है, और हमने अभी नॉर्म्स के साथ उसको हमने अभी नहीं किया, कंपेरेबल नहीं किया। जैसे मेरा स्कोर आया 30, तो मेरी जो क्लास के बाकी बच्चे हैं या जो मेरी एज के बाकी लोग हैं उनका मसलन 40 स्कोर आया, तो अब जो मेरा अपना स्कोर है 30, ये रॉ स्कोर है। और जब मैंने कंपैरिजन किया और 10 का डिफरेंस आया है, तो जो 10 का डिफरेंस आया ना, ये दरअसल नॉर्म्स कहलाता है कि मैं नॉर्मल लोगों से कितनी आगे या पीछे हूँ। तो जब तक हमें नॉर्मल नहीं पता होता, स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं पता होती, तब तक हमारा जो रॉ स्कोर है वो किसी काम का नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि हम एवरेज लोगों से कितना आगे या कितना पीछे हैं। तो ये जो रॉ स्कोर है, ये इन्होंने बताया कि इनके जो डेविएशन IQs और परसेंटाइल रैंक्स में दोनों में दस्तयाब है। जैसा कि अगर मेरा इस टेस्ट के ऊपर नाम आया ना, मैं परसेंटाइल को वाज़े कर देती हूँ। मेरा स्कोर आया है मसलन 25, तो इसका मतलब है मैं बड़ी नालायक हूँ। सिर्फ 25 आई स्टैंड एट 25th के जो 24 लोग हैं ना वो मेरे से पीछे हैं, और बाकी जो लोग हैं ना मतलब 74% वो मेरे से आगे हैं। तो ये परसेंटाइल कहलाता है, यानी जो आपका परसेंटाइल रैंक होता है, यही मेरा 20 रॉ स्कोर है मसलन, तो मेरा रॉ स्कोर है 20 और मेरा परसेंटाइल रैंक आया 25th, तो इसका मतलब मैं बहुत नालायक हूँ। लेकिन अगर मेरा 75th परसेंटाइल आया है, अब मैं बड़ी लायक हूँ जी, क्योंकि अब इस बात का क्या मतलब है अगर 75th है कि मेरा रॉ स्कोर तो 20 आया, लेकिन मेरे से आगे सिर्फ जो थे ना वो 24 लोग हैं, बाकी सब मेरे से पीछे हैं। मैं 75th लोगों से ज़्यादा लायक हूँ। तो ये इस तरह से हमें कंपैरिजन ड्रॉ हो जाता है नॉर्म्स की वजह से, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइजेशन जो आता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, उसकी वजह से ये होता है। इन सम HNT इज़ एन एक्सट्रीमली साउंड इंस्ट्रूमेंट, इट कैन हेल्प प्रेडिक्ट फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये ग्रुप टेस्ट हो गए। अगला इन्होंने टेस्ट शेयर किया हुआ है कोलमैन एंडरसन टेस्ट। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं इनको पढ़ने की होती, इनके नेम याद हमने करने होते हैं, कोई से हम 2 नाम याद कर लेते हैं, लेकिन चूँकि बुक में मैं इसलिए आपको रीड कर देती हूँ। ये भी एक ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। 8 एरियाज़ को मेजर करता है। किंडरगार्टन यानी नर्सरी स्कूल से लेकर 12वीं जमात तक के बच्चों की इंटेलिजेंस ग्रेड लेवल्स को मेजर करता है कि ये बच्चा अपने ग्रेड के बाकी बच्चों से कितना आगे या कितना पीछे है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, और रिजल्ट्स जो हैं इसकी 8th एडिशन अब मार्केट में आई हुई है। टोटल स्कोर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेविएशन IQ। जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट है डेविएशन IQ में आते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह मैं अभी बता रही हूँ ना कि ये परसेंटाइल है, डेविएशन IQ है। मसलन डेविएशन IQ मेरी एज के जो लोग हैं उनका 30 स्कोर आया करता है, लेकिन मेरा 20 आया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डेविएशन IQ की फॉर्म में एक फार्मूला होता है, हम निकालते हैं डेविएशन के लिए ना, स्टैंडर्ड स्कोर्स और T स्कोर्स होते हैं, वो हम निकालते हैं स्टैट्स में। तो उस तरह हमारे पास एक नॉर्म्स ड्रॉ हो जाती हैं। तो नॉर्म्स इसकी परसेंटाइल रैंक्स में भी और डेविएशन IQ 2 फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। ये जो टेस्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही हाई है। साइकोमेट्रिक क्वालिटीज़ अच्छी हैं, यानी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, इसकी नॉर्म्स वेल डेवलप्ड हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्योंकि ये बहुत सारी क्राइटेरियाज़ को फुलफिल करता है, इसलिए ये एक सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है। नॉन वर्बल है, यानी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसकी वैलिडिटी और लाइबिलिटी रिमार्केबल है। तो ये वन ऑफ द गुड टेस्ट है जो कि इंटेलिजेंस मेजर करने वाले टेस्ट हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चला इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट को हमने डिटेल से मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है। अच्छा, ये जो हमारे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट है ना, ये अगेन किस फॉर्मेट में हुआ करते हैं? ये वर्बल और परफॉर्मेंस फॉर्म में हुआ करते हैं। वर्बल जिसमें ज़बानी सवाल जवाब पूछे जाते हैं, और परफॉर्मेंस की कोई टास्क दे दिया जाता है, कोई मसलन कोई काम है। जिस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इंटेलिजेंस में भी चाहिए होती है, कि कोई दूसरा बच्चे हैं ना, उनको नर्सरी में दाखिल कराना, अभी उन्होंने सीखा हुआ कुछ नहीं है, उनको कोई ब्लॉक्स दे देते हैं, उससे कहते हैं चीज़ बना के दिखाओ। तो देखना होता है कि कोई मीनिंगफुल चीज़ बना रहा है या नहीं बना रहा है। अक्सर आपने ये देखा होगा ना। इस तरह से जो बैचलर की टेस्ट हैं उसमें आपको डिजिट असेंबली, पिक्चर कंप्लीशन और इस तरह और बहुत सारे हमें नज़र आते हैं कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, या जिस तरह इवन कंप्यूटर का कोई काम है, कोई स्किल है, तो उसमें ना कोई स्पेयर पार्ट्स दे दिए जाएंगे, जोड़ के दिखाओ हार्डवेयर का, अगर आप काम जानते हो।
तो ये परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम उनको कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं। तो जितने भी ये टेस्ट हैं इंडिविजुअल सेटिंग में या ग्रुप सेटिंग में, दे कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑल टेस्ट कैन बी टेस्ट call for performance of some sort, but the name performance test is usually applied to tasks require a non-verbal response। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी परफॉर्मेंस टेस्ट की। परफॉर्मेंस टेस्ट वो होंगे जिनमें जो नॉन वर्बल रिस्पॉन्स चाहिए होगा, कोई वर्ड यूज़ नहीं होंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। पेपर बोर्ड, कार्डबोर्ड, पिक्चर असेंबली, पिक्चर कंप्लीशन, बीड्स, ब्लॉक्स, ये सारे के सारे परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाते हैं। जो पेपर पेंसिल पेस्ट टेस्ट हैं उनको वर्बल टेस्ट कहा जाता है। ये छोटी छोटी ना समटाइम डेफिनेशंस आ जाती हैं अगर आप किसी ऐसे बोर्ड से पेपर देने वाले हैं कि जिसमें ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का जो चैप्टर है बड़ी डिटेल से पढ़ने वाला होता है, इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर लिटरेट इंडिविजुअल। अ परफॉर्मेंस स्केल इज़ वन इन विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड ओनली इन द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो परफॉर्मेंस वाले हैं उनमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ज़बानी दी जा सकती हैं, अदरवाइज उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। The principal characteristic of performance test is that a response to or a solution of a task does not require the use of a language। ये बात वही आ रही है कि कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए होती। Performance may be applied broadly to anything individual does overtly verbal or non-verbal। It is used in psychological testing। आगे बस इसकी मेनली जो शुरू की जो 2 लाइन्स हैं, ये वाले पैराग्राफ, इनमें इनकी मेन डेफिनेशन गिवन है और यही सफिशिएंट होगी। परफॉर्मेंस टेस्ट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल when used with person handicapped by language disabilities, या ऐसी जगह जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं ना और उन्होंने आकर काम वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत यूज़ होती है। जैसे कि ये मैं बता रही हूँ ना, कोई चीज़ें असेंबल वगैरह करनी है, मोबाइल्स असेंबल करनी है, बैटरी सेट करनी है, तो इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स आते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती कि आपको इतनी अच्छी तरह ज़ुबान समझते हैं, बस वो काम कराना चाहते हैं आपसे, वो काम करवा लेते हैं, बस उतना ही चाहिए होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट आर वैल्यूएबल इन हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर इन articulate or excessively shy because of emotional reasons and who might appear at a disadvantage on verbal tests of mental ability। वैसे बेसिकली तो सबसे अच्छा टेस्ट वो होता है जो कुछ कंपोनेंट्स वर्बल के और कुछ परफॉर्मेंस के दोनों शेयर करें, मिलाकर बनाए जाएं। लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता तो हम सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्ट लगाते हैं, जैसे कि स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं या उनके साथ कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम है, इवन ऑटिज़म वाले जो बच्चे होते हैं उनमें भी हम सम टाइम नॉन वर्बल टेस्ट अप्लाई करते हैं। आज हमने पढ़ा इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट को काफ़ी डिटेल से, और उसके बाद ये इस चैप्टर की काफ़ी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। अगर आप इस चैप्टर के हवाले से मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट मज़ीद बनाती रहूँ।